कहानी की शुरुआत में एक घातक क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाया गया है। इसे रोकने के प्रयास में मनुष्य क्षुद्रग्रह पर कई परमाणु मिसाइलें दागते हैं। मिसाइलें उसे चकनाचूर कर देती हैं, लेकिन रेडियोधर्मी टुकड़े पृथ्वी पर बरसने लगते हैं। इस विकिरण के कारण चींटियों, मकड़ियों, सांपों और छिपकलियों जैसे ठंडे खून वाले जीव उत्परिवर्तित होने लगते हैं। उनका डीएनए तेजी से बदलता है और उनका आकार राक्षसी स्तर तक बढ़ जाता है। मनुष्यों और इन विशालकाय जीवों के बीच एक क्रूर युद्ध पूरे 1 साल तक चलता है। उत्परिवर्तित जीवों में से अधिकांश अंततः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मानवता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हथियार, गोला बारूद और यहाँ तक कि सैन्य बल भी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस युद्ध में लगभग 95% मानव आबादी नष्ट हो जाती है। जो कुछ लोग बच जाते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए भूमिगत बंकरों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन बचे हुए लोगों में जोएल नाम का एक युवक भी है। उसकी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब वह अपनी प्रेमिका एमी के साथ कार में बैठकर एक शांत पल बिता रहा होता है। अचानक क्षुद्रग्रह से निकले रेडियोधर्मी टुकड़े उनके शहर पर गिरने लगते हैं। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल उत्परिवर्तित जीव प्रकट होता है। कीड़ों के हमले से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। डरे हुए जोएल और एमी अपने घरों की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर कोई शहर खाली करने की जल्दी में था। इस अफरा तफरी में जोएल और एमी एक दूसरे से अलग हो गए। विदा होने से पहले जोएल ने एमी से वादा किया कि वह उसे फिर से ढूंढ लेगा। जब जोएल का परिवार कार से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उनकी गाड़ी उन जीवों से घिर गई। जोएल किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन उसके माता पिता अंदर ही फंसे रह गए। अपने अंतिम क्षणों में जोएल की मां उससे भागने और खुद को बचाने की गुहार लगाती है। वह कुछ कदम आगे बढ़ता है और असहाय होकर अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। इससे पहले कि वह इस त्रासदी को समझ पाता, लोग उसे खींच लेते हैं। उसे दूसरी गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है। इस दर्दनाक क्षण ने जोएल के दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया है। उस भयानक सपने के बाद 7 साल बीत जाते हैं। जोएल अब उसी समूह के साथ रहता है जिसने उसे बचाया था। बंकर के अंदर हर किसी का एक साथी है। जोएल को छोड़कर उसका सदमा और लगातार घबराहट उसे मिशन पर बाहर जाने से रोकती है। जब भी वह इन विकृत जीवों को देखता है, वह डर से जम जाता है। इसी वजह से उसने कभी बाहर जाने का फैसला नहीं किया। जोएल अपना दिन खाना पकाने और बंकर की सफाई करने में बिताता है। 7 लंबे वर्षों से यही उसकी दिनचर्या रही है। एक दिन एक विशाल चींटी उनके बंकर में घुसने में कामयाब हो जाती है। समूह के सभी लड़ाके उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो भी लड़ाई में शामिल होना चाहता है उसे आमंत्रित करते हैं, लेकिन वे जोएल को शामिल होने से मना कर देते हैं। 4 लोगों की एक टीम उस जीव का सामना करने के लिए आगे जाती है, जबकि बाकी लोग थर्मल कैमरे से देखते हैं। लड़ाई के दौरान विशाल चींटी एक आदमी को पकड़ लेती है। जोएल अपने दोस्त को इस तरह पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता और मदद के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह भागता है, उसे अपने सामने चींटी की विशाल छाया दिखाई देती है। उसका एक साथी पहले से ही उस जीव के जबड़ों में फंसा हुआ है। जोएल का डर उसे जकड़ लिया और वह वहीं जम गया। विशाल चींटी करीब आए और डर के मारे जोएल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो चींटी का सिर उसके पैरों के पास पड़ा था। समूह के 2 सदस्यों ने उसका सिर काट दिया था। खुद को शांत करने और ध्यान भटकाने के लिए जोएल ने रेडियो उठाया और बात करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एमी थी। एमी भी उसकी तरह 7 साल पहले उस आपदा से बच गई थी। हालांकि उसकी कॉलोनी बहुत दूर थी और उस आपदा के बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जोएल ने कई स्टेशनों से बात की, तब जाकर आखिरकार उसे ढूंढा। उनकी बातचीत खुशी और राहत से भरी थी, लेकिन अचानक रेडियो बंद हो गया। उस दिन मौत से बाल बाल बचने के बाद जोएल बेचैन महसूस कर रहा था। वह बंकर में बंद रहकर अगले खतरे का इंतजार करते हुए अपना जीवन बिताना नहीं चाहता था। उसने अपने साथियों से पूछा, एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है? उन्होंने बताया कि यह पश्चिम में 140 किलोमीटर दूर एक समुद्र तट पर स्थित है। जोएल ने कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यात्रा में कम से कम 7 दिन लगेंगे। उस इलाके में सबसे अनुभवी उत्तरजीवी भी केवल 3 या 4 दिन ही टिक सकता है। तुम 1 घंटे में मर जाओगे बेटा, उन्होंने कहा। संगीत, लेकिन जोएल ने मन बना लिया था। वह या तो एमी तक पहुंचेगा या कोशिश में अपनी जान दे देगा। उसे बंकर में बेगानापन महसूस हो रहा था। संगीत मानो वह सब पर बोझ हो। सच तो ये था कि उसके दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एमी तक पहुंचने में उसकी मदद के लिए एक नक्शा भी बनाया था। इतने सालों बाद जोएल आखिरकार बंकर से बाहर निकला। एमी की बस्ती 140 किलोमीटर पश्चिम में थी, लेकिन जोएल को पश्चिम की दिशा का पता नहीं था। संगीत बिना रुके वह आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने एक विशालकाय जीव की दहाड़ सुनी। वह पास के एक घर में छिपने के लिए भागा, लेकिन बाहर तालाब में उसे एक विशाल मेढक मिला। उस जीव को देखकर जोएल फिर से जम गया।
मेढक उस पर झपटा और अपनी लंबी जीभ से वार किया। अचानक किसी ने जोएल को रास्ते से हटा दिया। वह एक कुत्ता था। मेढक ने फिर से हमला किया और अपनी जीभ से जोएल का पैर पकड़ लिया। कुत्ते ने उछलकर मेढक की जीभ को काट लिया और उसकी पकड़ तोड़ दी। जोएल और कुत्ता भाग गए। वे जितनी जल्दी हो सके भागने लगे। जल्द ही वे एक खड़ी बस के पास पहुंचे जिसमें कुत्ता घुस गया। संगीत जोएल को एहसास हुआ कि यह कुत्ते का घर है, हालांकि उसकी मालकिन शायद जा चुकी थी। दीवार पर उसने लड़का शब्द लिखा देखा। संगीत जब जोएल ने कहा जैसे ही यह शब्द जोर से बोला गया, कुत्ता चौकन्ना हो गया। तब जोएल समझ गया कि कुत्ते का नाम बॉय था। जोएल ने बस में पड़ी एक लाल पोशाक उठाई, लेकिन बॉय ने तुरंत उसे छीन लिया। यह उसकी प्रेमिका की आखिरी निशानी थी। संगीत जोएल ने रात बस में बिताई और अगली सुबह निकल पड़ा। जैसे ही वह चलने लगा, बॉय उसके पीछे पीछे चलने लगा, मानो लाल पोशाक को अपने साथ लिए हुए हो। जोएल ने लाल पोशाक को सावधानी से अपने बैग में रखा और बॉय के साथ चलने लगा। वे धीरे धीरे तबाह शहर के खंडहरों से गुजरते हुए जोएल के गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। संगीत रास्ते में जोएल ने एक पौधे पर कुछ फल उगते देखे। उसे बहुत भूख लगी थी और उसने उन्हें खाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक बॉय ने उसका पैर खींचा, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो कि वह फल को न छुए। जोएल को एहसास हुआ कि फल जहरीले हो सकते हैं और उसने उन्हें न खाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जोएल ने अपनी यात्रा का विवरण एक छोटी सी किताब में दर्ज किया। संगीत चलते चलते वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जिससे पता चलता था कि वह यहाँ शिकार बनने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, तेज गति से खून चूसने वाले कीड़ों ने उस पर हमला कर दिया। आखिरी क्षण में एक आदमी प्रकट हुआ और रस्सी की मदद से जोएल को ऊपर खींच लिया। यह आदमी क्लाइड था और उसके साथ मिनो नाम की एक छोटी लड़की थी। दोनों कुशल और खतरनाक थे, खतरों से निपटने में सक्षम थे। क्लाइड ने एक ग्रेनेड फेंका जिससे हमला करने वाले सभी कीड़े नष्ट हो गए। क्लाइड ने जोएल को चेतावनी दी कि उसे इस क्षेत्र में अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। जोएल ने जवाब दिया कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की है। उसने ये भी बताया कि वह अपनी प्रेमिका एमी को उसकी कॉलोनी में ढूंढने जा रहा है। क्लाइड ने बताया कि वह और मिनो उत्तर की ओर पहाड़ों और बर्फ की ओर जा रहे हैं। वहां एक विशेष कॉलोनी थी जहां ठंड खतरनाक जीवों को दूर रखती थी। उसने जोएल को यात्रा के एक हिस्से के लिए उनके साथ चलने का प्रस्ताव दिया। कुछ समय बाद वे एक पहाड़ पर रुक गए। मिनो ने जोएल को तीर चलाना सिखाना शुरू किया। जोएल का निशाना खराब था, उसे लक्ष्य को भेदने में कठिनाई हो रही थी। मिनो ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज थे। लेकिन जब घातक जीवों के एक समूह ने हमला किया तो क्लाइड का बेटा और मिनो के पिता मारे गए। तब से क्लाइड और मिनो रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे, शांतिपूर्वक। अचानक क्लाइड ने जंगल से एक जीव को निकलते देखा। उसने जोएल को चेतावनी दी कि उस जीव ने उसकी गंध पहचान ली है और वह उसका पीछा दूर तक करेगा। पीछा किए जाने से बचने के लिए वे जल्दी से आगे बढ़ गए। क्लाइड और मिनो लंबे समय से पृथ्वी पर जीवित थे, जिससे उन्हें इन जीवों का व्यापक ज्ञान था। बाद में उनका सामना एक विशाल घोंघे से हुआ। क्लाइड ने जोएल को बिल्कुल स्थिर रहने को कहा, लेकिन जोएल डर के मारे जम गया। क्लाइड ने शांत भाव से जोएल को अपनी टी शर्ट उतारकर घोंघे के ऊपर रखने को कहा। घोंघा उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना चला गया। क्लाइड ने समझाया कि घोंघा जोएल की गंध फैला देगा, जिससे उनका पीछा करने वाला जीव भ्रमित हो जाएगा। जोएल ने पूछा कि घोंघे ने उन पर हमला क्यों नहीं किया। क्लाइड ने उत्तर दिया कि कुछ जीव हानिरहित भी हो सकते हैं। मिनो ने आगे कहा कि अगर जोएल कभी भ्रमित महसूस करे तो उसे किसी जीव की आंखों में देखना चाहिए, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात में वे आराम करने और अपना भोजन करने के लिए रुके। जैसे ही वे आराम करने लगे, क्लाइड ने उन्हें जगा दिया। उसने चेतावनी दी कि अन्य जीव उनके संगीत भोजन की गंध से आकर्षित होंगे। अभी यहाँ रहना बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक। अगले दिन मिनो ने जोएल के साथ धनुष बाण का प्रशिक्षण फिर से शुरू किया। उसने उसे शांत और एकाग्र मन से प्रत्येक तीर चलाने का निर्देश दिया। जब भी जोएल ने उसकी सलाह मानी, हर तीर निशाने पर सटीक लगा। मिनो बहुत खुश हुई और उसने जोएल को कसकर गले लगा लिया। कम उम्र में अपने परिवार से अलग हो जाने के कारण अब वह जोएल को बड़े भाई की तरह मानती थी। कुछ और दिन इसी तरह बीत गए। क्लाइड और मिनो ने जोएल को जीवों से बचने के कौशल सिखाए। उन्होंने उसे बताया कि कौन से पौधे और पेड़ खतरनाक जानवरों के जहर को बेअसर कर सकते हैं। इन सब के बाद उन्होंने अंत में उसे पृथ्वी के सबसे घातक जीव सैंड गोबलर के बारे में चेतावनी दी। सैंड गोबलर जमीन के नीचे चलते हैं और किसी भी ध्वनि का घातक सटीकता से पीछा करते हैं। उनमें सबसे खतरनाक रानी होती है, जो दूसरों से कई गुना बड़ी होती है। उसका एक पंख अक्सर जमीन से ऊपर उठता है। अगर रानी को आपकी जरा सी भी आवाज सुनाई दे तो जीवित रहना असंभव है।
आज तक कोई भी सैंड गोबलर रानी के साथ मुठभेड़ में जीवित नहीं बचा है। मिनो ने जोएल को प्रतिदिन संगीत के साथ धनुष चलाने का अभ्यास कराया। धीरे धीरे उसका अभ्यास सुधरने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। 5 दिनों के बाद वे उस मोड़ पर पहुंच गए जहां उनके रास्ते अलग होने वाले थे। क्लाइड ने जोएल से उनके साथ रहने का आग्रह किया। उसने समझाया कि अकेले जीवित रहना बेहद मुश्किल होगा, साथ रहने से उसके जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जोएल एमी को ढूंढने के लिए दृढ़ था। मिनो को उसके इस फैसले पर गहरा दुख हुआ। जोएल ने उसे समझाया कि एमी उसके लिए सब कुछ थी। मिनो ने आखिरी बार जोएल को गले लगाया और मन ही मन उसके लिए शुभकामनाएं दी। विदा होने से पहले क्लाइड ने जोएल को एक ग्रेनेड दिया। उसने उसे निर्देश दिया कि इसका इस्तेमाल केवल आपातकालीन स्थिति में ही करना। पिन खींचो, 5 तक गिनो, फिर फेंक दो। याद रखना, 5 तक गिनना, क्लाइड ने जोर देकर कहा। अब दोनों समूह अपने अपने रास्ते चले गए। जोएल और बॉय को 50 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करनी थी। आगे का सफर बेहद कठिन होने वाला था। काफी दूर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बॉय अचानक अजीब व्यवहार करने लगा। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और डर के मारे एक पैडल बोट के नीचे छिप गया। जोएल उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे से कई टांगें निकल आईं। यह एक विशालकाय कनखजूरा था। जोएल ने तुरंत अपना धनुष उठाया, लेकिन वह जीव तेजी से आगे बढ़ा। उसने हमला कर दिया, अपनी पूंछ से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़का जोर से भौंका, जिससे कनखजूरा चौंक गया। उस जीव ने अपनी पूंछ से लड़के पर हमला किया और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर कनखजूरा नाव के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, लड़के को मारने की कोशिश कर रहा था। उसी क्षण जोएल को अपने माता पिता को खोने की यादें कौंध गईं। लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने डर पर काबू पाते हुए जोएल खड़ा हुआ और अपने धनुष से एक तीर चलाया। तीर कनखजूरे की गर्दन में लगा, जिससे वह क्रोधित हो गया। लड़के को अनदेखा करते हुए कनखजूरा सीधे जोएल की ओर दौड़ा। ठीक समय पर जोएल ने एक और तीर चलाया। वह सीधे उसके सिर पर लगा। जोएल का तीर कनखजूरे को लगा और वह तुरंत मर गया। वह डर और अविश्वास से कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में इतने विशाल जीव को हरा दिया है। तभी जोएल ने लड़के को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। जोएल शायद अपने माता पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन आज उसने बॉय की जान बचा ली थी। अपने डर पर काबू पाने से ही यह संभव हो पाया था। अगली सुबह वे एक बड़े गड्ढे के किनारे पहुंचे। बॉय अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगा और आगे दौड़ने लगा। जोएल को खतरे का एहसास हुआ। संगीत की आवाज पास ही थी। जमीन से एक जीव निकला, जिसका एक पंख सतह से ऊपर निकला हुआ था। जोएल तुरंत समझ गया कि यह संगीत की रानी, रेत निगलने वाली रानी है। जोएल ने उसे विचलित करने के लिए जल्दी से एक छोटा खिलौना फेंक दिया। रानी आवाज की दिशा में झपटी और दौड़ते हुए जमीन को फाड़ती चली गई। जोएल रानी का पीछा करते हुए जितनी तेजी से हो सकता था भागा। भागते समय वह ठोकर खाकर गिर गया और उसका थैला जमीन पर गिर गया। जोएल ने बॉय का पीछा किया और एक पेड़ के खोखले तने में छिप गया। उसने बॉय का मुंह ढक दिया ताकि वे चुप रहें। जब बॉय की तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो रानी उस जगह से जाने लगी। अचानक बॉय की मालकिन की लाल पोशाक जोएल के थैले से नदी में गिर गई। बिना किसी झिझक के बॉय उसे बचाने के लिए नदी की ओर कूद पड़ा। जोएल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय ने उसकी बात नहीं मानी। रानी तुरंत उनकी ओर मुड़ गई। बॉय की रक्षा के लिए जोएल अपना ग्रेनेड लेने दौड़ा। संगीत उसने पिन खींची और 5 तक गिनना शुरू किया, लेकिन ग्रेनेड उसके हाथों से फिसल गया। जैसे ही जोएल उसे उठाने के लिए झुका, रानी ने उस पर हमला कर दिया। तुरंत सोचते हुए उसने ग्रेनेड को रानी के मुंह में ठूंस दिया और नदी में कूद गया। संगीत विस्फोट ने रानी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जोएल को अपार खुशी हुई, लेकिन वह बॉय पर बहुत क्रोधित था। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि उसके शरीर से जोंक जैसे जीव चिपके हुए हैं। घबराकर उसने उन्हें एक एक करके हटाया। उसने बॉय को डांटा और लाल पोशाक के कारण हुई इस खतरनाक घटना के लिए उसे दोषी ठहराया। बॉय गुस्से में चला गया और जोएल को अकेला छोड़ दिया। जल्द ही जोएल जोंक के जहर से लड़खड़ाने लगा। उसे मतिभ्रम होने लगा और वह भ्रमित हो गया। इस अवस्था में वह थोड़ी दूर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। सौभाग्य से उसे एक ऐसा पौधा दिखाई दिया जो जहर का इलाज कर सकता था। उसने जल्दी से उसे खा लिया और अभी भी बेहोशी की हालत में आगे बढ़ता रहा। थककर वह अंत में आराम करने के लिए बैठ गया। अचानक उसने एमी को देखा। 7 लंबे वर्षों के बाद वह उसके पास दौड़ा, उसे चूमा और फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि वह एमी की कॉलोनी के अंदर है। उसे जीवित देखकर वह खुशी और आश्चर्य से भर गया। संगीत एमी ने उसे आराम करने को कहा। जोएल ने जवाब दिया, इतने समय बाद तुम्हें फिर से चूमकर कितना अच्छा लग रहा है। एमी मुस्कुराई और बोली, तुमने अभी अभी इस बूढ़े आदमी को चूमा है, मुझे नहीं। इसके बाद एमी ने जोएल को बताया कि कुछ आगंतुक आए हैं। उनकी बस्ती में पहुंच गए थे।
उनमें से एक जहाज का कप्तान था और वह सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। जोएल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एमी किसी काम से चली गई। जब जोएल अपने कमरे से बाहर निकला तो वह बस्ती की सुंदरता देखकर दंग रह गया। आगे बढ़ते हुए उसने बस्ती के पीछे समुद्र तक देखा। हालांकि एमी की बस्ती जमीन के नीचे थी, लेकिन समुद्र ने सुरक्षा प्रदान की क्योंकि जीव पानी पार नहीं कर सकते थे। जोएल को बाहर देखकर एमी उससे बात करने आई। कुछ ही देर बाद कप्तान और उसके कुछ साथी आ गए। एमी ने जोएल का कप्तान से परिचय कराया और बताया कि वह 7 दिन की यात्रा के बाद बस्ती में पहुंचा है। कप्तान बहुत प्रभावित हुआ और उसने बताया कि वह पहले सेना में सेवा कर चुका है। अब वह बचे हुए लोगों को अपने जहाज पर एक सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, जहां वे खतरनाक जीवों से दूर आराम से रह सकते हैं। जब जोएल और एमी को कुछ पल अकेले मिले तो जोएल ने पूछा, मैं तुम्हें देखने के लिए इतनी दूर आया, लेकिन तुम मुझे देखकर खुश क्यों नहीं लग रही हो? एमी ने जवाब दिया कि पिछले कुछ वर्षों में संगीत में बहुत कुछ बदल गया है। उसने अपने माता पिता को खो दिया था और पिछले साल जिस व्यक्ति से वह बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर जोएल की दुनिया हिल गई। संगीत उसे एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे एमी से पूछना चाहिए था कि क्या वह सचमुच उससे मिलना चाहती है। एमी ने स्वीकार किया कि यह उसकी गलती थी। उसे रेडियो पर जोएल को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बताया। संगीत फिर भी उसने कहा कि वह खुश है कि वह आया है। एमी ने समझाया कि अब वे कप्तान के साथ जा सकते हैं। संगीत उन जीवों से बच सकते हैं और दोस्त बने रह सकते हैं। जोएल का दिमाग इस बात को पचा नहीं पा रहा था। उसने 140 किलोमीटर की यात्रा करके विशाल कीड़ों से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी और बदले में उसे सिर्फ दोस्त बनकर रह जाना था। जो कुछ भी हुआ था उससे वह अभिभूत था, इसलिए उसने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद जोएल ने रेडियो पर अपनी कॉलोनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और उसे फल और बियर दी। ये कप्तान की ओर से पूरी कॉलोनी के लिए एक नए जीवन की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए उपहार था। फिर जोएल ने अपने दोस्तों द्वारा दिए गए नक्शे को देखा। संगीत नक्शे के पीछे उन्होंने भावपूर्ण संदेश लिखे थे। उन्हें पढ़कर जोएल भावुक हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी बस्ती के संगीत प्रेमी लोग उससे कितना प्यार करते हैं। वह 7 साल बाद एक लड़की से मिलने के लिए सबको पीछे छोड़कर चला गया था। तभी रेडियो पर उसकी कॉलोनी से एक संदेश आया। जोएल की आवाज सुनकर और उसके सुरक्षित पहुंचने की खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। जोएल ने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई, जिससे सब लोग हैरान रह गए। सब सोच रहे थे कि जोएल ने ये सब अकेले कैसे किया। जोएल ने सबका हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि उसके जाने के बाद कॉलोनी पर कई हमले हुए और अब वह सुरक्षित नहीं रही। अचानक रेडियो कनेक्शन कट गया। जोएल ने एक पक्का फैसला किया। वह अपने दोस्तों को बचाए बिना कप्तान के साथ नहीं जाएगा। तभी उसकी नज़र कप्तान द्वारा दिए गए फलों पर पड़ी। फलों को देखकर जोएल को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी किताब खोली और उसे एहसास हुआ कि यह वही फल है जिसे उस लड़के ने उसे खाने से मना किया था। घबराकर जोएल एमी की तरफ भागा। बाहर सब लोग फल के असर से लड़खड़ा रहे थे और नाच रहे थे। जोएल ने एमी को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके कॉलोनी के सदस्य बेहोश होने लगे। अचानक डायना ने पीछे से जोएल पर हमला कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सभी बस्ती के लोग बंधे हुए थे। जोएल को सच्चाई का एहसास हुआ। ये कप्तान की योजना थी। वह एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाकर खाना चुराता और लोगों का शोषण करता था। कप्तान ने बताया कि उन्होंने अपने जहाज को खींचने के लिए एक विशाल केकड़े को पकड़ा था। बदले में उन्होंने बस्ती के सदस्यों को केकड़े के भोजन के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। उसने अपने रिमोट का एक बटन दबाया और समुद्र से एक काली परछाई निकली। सब लोग घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। एमी ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और खुद को छुड़ाने में कामयाब रही। उसने जोएल को भी खोल दिया। उसने उससे कहा, मैं इन तीनों को संभाल लूंगी, तुम केकड़े से निपटो। एमी ने गेट का एक टुकड़ा पकड़ा और एक आदमी पर झपटी। उसने गोलियों से बचते हुए उसे नीचे गिरा दिया और दोनों बेहोश हो गए। इसी बीच विशालकाय केकड़ा जोएल की ओर बढ़ा। जोएल ने पास पड़ी एक छड़ी पकड़ी और उस जीव की ओर दौड़ा। जैसे ही केकड़ा उस पर कूदा, उसने उसे जोर से मारा और उसे उल्टा कर दिया। केकड़ा गिरने से उबर नहीं पाया। जैसे ही जोएल उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा था, कप्तान ने रिमोट से एक जोरदार बिजली का झटका दिया। केकड़ा झटके से सीधा हुआ और नए जोश के साथ जोएल पर झपटा। इसी बीच एमी को होश आ गया। होश में आने के बाद एमी का सामना डायना से हुआ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। डायना ने एमी को आसानी से हरा दिया। केकड़ा जोएल की ओर बढ़ा, लेकिन बॉय उनके बीच खड़ा हो गया। बॉय को देखकर केकड़ा थोड़ा शांत होकर रुक गया। कप्तान ने डायना को कुत्ते को मारने का आदेश दिया। डायना ने अपना रॉकेट लॉन्चर बॉय पर निशाना साधा, लेकिन एमी ने अपना हाथ रोक लिया। रॉकेट बॉय को नहीं लगा और केकड़े को जा लगा, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। फिर कप्तान ने एमी पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया।
ग्रेनेड से क्रोधित होकर केकड़ा कप्तान पर टूट पड़ा। कप्तान ने रिमोट से उसे झटका दिया और उसे एक बार फिर जोएल की ओर मोड़ दिया। जोएल ने बॉय को एमी के पास जाकर उसकी सुरक्षा करने का आदेश दिया। बॉय ने उसे जगाने की पूरी कोशिश की। तीनों चोरों ने इस मौके का फायदा उठाकर भागने का फैसला किया और जोएल को हमलावर जीव का अकेले सामना करने के लिए छोड़ दिया। तभी एमी को होश आया। उसने अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गई। उस जीव ने जोएल का पैर पकड़ लिया। जोएल ने एमी से बंदूक के लिए चिल्लाकर कहा। एमी ने झट से उसे वो दे दिया और जोएल ट्रिगर खींचने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुका और केकड़े की आंखों में देखा। अचानक उसे याद आया कि मिनो ने क्या कहा था, किसी प्राणी की आंखों में देखकर ही पता चलता है कि वह सचमुच बुरा है या नहीं। जोएल ने केकड़े की आंखों में केवल दर्द देखा। जंजीरों और बिजली के झटकों से उसे बार बार यातना दी गई थी। उसने सावधानी से जंजीर पर निशाना साधा और गोली चलाकर उसे तोड़ दिया। बंधनों से मुक्त होकर केकड़े ने जोएल पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। एमी के पास दौड़कर आए और जोएल थककर पीछे गिर पड़ा। केकड़ा जोएल के पास आया, लेकिन उसके पास रुक गया, मानो अपनी आज़ादी के लिए उसे धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह मुड़ा और कप्तान के जहाज की ओर बढ़ गया। तब तक कप्तान जहाज पर पहुंच चुका था।